साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पेडागोजी थ्योरी सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो थ्योरी पर बना चुका हूं। थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, लास्ट में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं तो उनको भी आप देख। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पेवलव की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इवान पेवलव एक फिजियोलॉजिस्ट थे, वो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। पहली बात आप ये समझ लीजिए। 1890 में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा, और 1904 में पेवलव को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पेवलव के सिद्धांत को संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। पेवलव जो है ना, वो मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था, उस पर वो प्रयोग कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया और उसे बॉक्स में एक शिकंजी में बंद किया। अब हम डिटेल में उनके प्रयोग को देखते हैं। तो पेवलव ने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे। उसके जो जबड़े में उन्होंने एक नली ऑपरेशन के द्वारा ऐसी फिट कर दी और नली का सिरा एक पात्र से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी भोजन को देखता वो कुत्ता, तो उसके मुंह में स्वाभाविक रूप से लार आ जाती और लार इसके द्वारा इस पात्र में जाती जहाँ इसका मापन हो जाता है। यहाँ पर भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा था और जो लार आ रही थी वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया की तरह। तो अब यहाँ प्रयोग शुरू किया तो पहले पेवलव घंटी बजाता, फिर कुत्ते को भोजन देता, पहले घंटी बजाता फिर कुत्ते को भोजन देता। इस प्रकार से लगातार वो इस टाइप से काम करता रहा और 3 महीने तक लगातार उसने ऐसा 90 दिन ऐसा किया। और 90 के बाद जब वो घंटी बजाता तब भी कुत्ते के मुंह से पानी आ जाता। तो इस कंडीशन में जो घंटी है वो उसका अनुबंधन हो गया था, वो कंडीशनड हो गई थी भोजन के साथ। अब कुत्ता समझने लगता था कि घंटी का मतलब है भोजन का आना, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। इसको कहते हैं अनुबंधन। अब हम सीखते हैं क्या स्टेप रही। तो अनुबंधन के पहले चरण में क्या था कि जो भोजन था वो एक नेचुरल उद्दीपक था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और जो लार आ रही थी वो नेचुरल रिस्पॉन्स था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। जो घंटी बज रही थी बस वो चौंकने के लिए चौंक जाता था और इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता था। अब अनुबंधन के समय जैसे जैसे अनुबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जो घंटी है वो अस्वाभाविक उद्दीपक का काम करने लगी, कंडीशनड स्टिमुलस का, और भोजन तो अभी स्वाभाविक उद्दीपक है। लार यहाँ स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा लार आ रही है। अब अनुबंधन के लास्ट स्टेप में जब अनुबंधन हो जाता है तो ये अनुकूलन हो जाता है, कंडीशन हो जाता है घंटी का और भोजन का। तो अब ये घंटी हो जाती है कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उत्तेजक, और जब लार आती है वो अनुबंधित रिस्पॉन्स हो जाता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये पेवलव का प्रयोग हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई मस्त मूवी देख रहे थे, मस्त मूड में थे और सोफे पर आराम से बैठे हुए थे, एक मस्त मूवी चल रही थी आपकी फेवरेट, तभी आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए। तो आपके मॉम डैड आए और आपको अच्छे से डांटा। अब अगली बार अब जब आप वो मूवी देखेंगे जो उस दिन देख रहे थे, तो आपको उस दिन की सारी बातें याद आएंगी, कैसे आपको डांट पड़ी थी। तो क्या हुआ एक्चुअली कि वो दोनों घटनाएं आपस में जुड़ गई। लर्निंग में भी देख सकते हैं कि जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और वो कोई जोक मारता है या कोई कहानी सुनाता है, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बताता है, तो वो उस जोक से वो जो कॉन्सेप्ट बताया वो लिंक हो जाती है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको वो जोक याद आएगा और उसके साथ जो पढ़ाया था वो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ये पेवलव की थ्योरी थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे।
माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मानव की प्रवृत्ति है। बिल्कुल, जैसे उद्दीपक होगा, अगर भोजन आता है तो मानव में जैसे कोई प्रतिक्रिया करेगा, लार आ जाएगी, ऐसी पशुओं में भी लार आ जाती है। जब मूल उद्दीपक के साथ जैसे भोजन के साथ नवीन उद्दीपक जैसे बैल प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा लिया, जैसे भोजन को हटा लिया था, तब नवीन उद्दीपक से वह अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है। तो वही उद्दीपक जो अगर भोजन को हटा लें तो जो भोजन के से अनुक्रिया हो रही थी, अब वही अनुक्रिया घंटी के साथ होगी, नए उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाएगा। नया उद्दीपक और जो पुराना उद्दीपक था वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंडीशन हो जाएंगे। अनुकूलित अनुबंधन प्रक्रिया के अंग, ये देखिए इनकी प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। पहला है अधिग्रहण, दूसरा है उद्दीपक का सामान्यीकरण, तीसरा है विभेदीकरण, चौथा है निष्कर्षण या विलुप्तीकरण और पांचवा है स्वतः पुनः प्रकटीकरण। तो आगे इनको अपन समझते हैं। अब पेवलव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। पहले उन्होंने किया अधिग्रहण, कोएजिशन। जब किसी व्यवहार को बार बार दोहराया जाता, जैसे पहले प्रैक्टिकल में क्या है, बार बार घंटी के साथ भोजन दे रहे थे, तो वो उसमें वो व्यवहार आ गया कि घंटी के साथ उसकी लार आने लगी। अब ये इसके बाद अधिग्रहण के बाद उन्होंने एक और प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया कि अब एक घंटी की जगह जो बचा रहा था, अब वो अपनी चारों घंटी लेके आ गया। उसके बाद 4 घंटी होंगी, वो 4 घंटी लेके आ गया। उसने पहली घंटी बजाई, खाना दिया, दूसरी घंटी बजाई, खाना दिया, तीसरी घंटी बजाई, खाना दिया, चौथी घंटी बजाई, खाना दिया। इस टाइप से क्रमबद्ध रूप में उसने लगातार घंटी बजा के, अलग अलग घंटी बजा के उसे खाना दिया। अब क्या हुआ कि जो कुत्ते में ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसा अनुबंधन हो गया कि वो अब हर घंटी पर उसकी लार आने लगी। हर घंटी, चाहे वो डोरबेल हो या कोई बाहर कोई घंटी बजा रहा हो, हर घंटी पर उसकी लार आने लगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उद्दीपक का सामान्यीकरण। अब वो सारे उद्दीपक को वो खाने वाला उद्दीपक समझने लगा, हर घंटी को खाने वाली घंटी समझने लगा और एक जैसा समझने लगा। तो अब हर टाइम उसकी लार आने लगी। तो अब पेवलव को लगा ये तो गलत होगा यार, अब तो ये लार ही लार टपका रहा है। तो उसने फिर से एक्सपेरिमेंट जारी रखा। अब उसने क्या किया, विभेदीकरण स्टार्ट किया। तो अब उसने एक घंटी सेलेक्ट कर ली। सपोज उसने ये घंटी सेलेक्ट कर ली, तो इस घंटी पर वो खाना देता, ये घंटी पर नहीं देता, इस घंटी पे नहीं देता, इस घंटी पे नहीं देता, फिर इस पे देता, इस घंटी पे नहीं देता, इस घंटी पे नहीं देता, ना इस घंटी पे देता। ऐसा ऐसा प्रयोग किया उसने। तो अब कुत्ता समझ गया कि सिर्फ ये वाली घंटी पर ही खाना मिलता है। तो ये होता है विभेदीकरण। जब उद्दीपक घंटी में अंतर किया जा सके तो उसे कहते हैं विभेदीकरण। अगले पर चलते हैं। अगला है विलुप्तीकरण। अब जो पेवलव था, अब उसने सोचा कि अब इसकी जो व्यवहार है कि वो घंटी पर उसकी लार टपकाता है, इसको विलोप कर लिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने क्या किया, घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, खाना दिया, घंटी नहीं बजाई, घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, खाना दिया, घंटी नहीं बजाई। तो इस टाइप से वो समझ गया कि घंटी बजाने से खाना अब नहीं मिलेगा, तो अब उसकी लार टपकाना बंद हो गई। तो ये विलुप्तीकरण है। अब पेवलव यहाँ भी नहीं रुका। अब विलुप्त हो चुकी थी उसकी स्थिति, घंटी बजाने पर उसकी लार टपकती थी, अब नहीं टपकती। तो अब फिर से उसे सोचा कि फिर से स्टार्ट करते हैं। तो उसने फिर से घंटी बजाई, खाना दिया, फिर से घंटी बजाई, खाना दिया। तो इस बार जब 90 दिन लगे थे उसको, इस बार उसको 45 दिन लगेंगे। अब वो जल्दी सीख लेगा और जल्दी से अनुबंधित हो जाएगा और कंडीशनड हो जाएगा। तो ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्रकटीकरण। किसी व्यवहार का जब लोप हो जाता है तो फिर से उसी व्यवहार का पुनः संबंधन करने में कम समय लगता है। तो अपने से लर्निंग थ्योरीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो वैसे वैसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पठार आ जाता है, आपका कोर्स पूरा हो जाता है, या फिर इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये ढाल ऐसी हो जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ती है। जैसे ही आप पढ़ाई करना छोड़ते हैं
तो ये गिरने लगती है, लेकिन जीरो पे नहीं जाती, यहाँ रुक जाती है और यहाँ स्टेबल हो जाती है। अब आप फिर सोचते हैं कि आप फिर से पढ़ेंगे, तो आप इस बार फिर से पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है और यहाँ मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ जो इतना टाइम लग रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वो सिर्फ इतना टाइम रहेगा। तो यही है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यहाँ पे यही है जो दिख रहे हैं आप, इसको ही बोलते हैं स्वतः पुनः प्रकटीकरण। आगे चलते हैं। आगे कुछ मैंने कारक लिए हैं। ये कौन कौन से कारक ये कंडीशन को प्रभावित करते हैं? प्रेरकों का प्रभाव। अगर आपका उद्दीपक अच्छा है तो संबंधन कंडीशन अच्छा होगा। अगर उत्प्रेरक अच्छा नहीं है तो कंडीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे प्रयोग में भोजन अच्छा होने पर वो उसकी लार आएगी, अगर भोजन अच्छा नहीं होगा तो लार नहीं आएगी। दो उत्तेजकों के समय का संबंध, अगर समय बिल्कुल कम होगा उनके बीच, जैसे घंटी और भोजन देने के बीच समय बिल्कुल कम होगा तो संबंध अच्छा होगा। अब है उत्तेजकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। अगर लगातार आप जैसे घंटी बजाएंगे, खाना देंगे, घंटी बजाएंगे, तो इसका दोहराना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए। तो ये कारक है। नियंत्रित वातावरण, अगर कोई और उद्दीपक नहीं आ जाए तो इसका भी नियंत्रण रखें। कृत्रिम उत्तेजक दृढ़ होना चाहिए। कृत्रिम उत्तेजक ऐसा होना चाहिए कि जो उसे सुनाई दे या फिर जिसके प्रभाव हो जो कार्य कर रहा है उस पर। और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अनुकूलन अनुक्रिया का शिक्षा में उपयोग। पहला है स्वभाव एवं आदत का निर्माण। बिल्कुल ये आदत का निर्माण करती है। आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको पहले देते हैं, फिर घंटी बजाते हैं, पहले घंटी बजाते हैं फिर देते हैं, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस का निर्माण होता है। भाषा का विकास, इसके द्वारा आप छोटे बच्चों को चीज़ दिखाते हैं कि भैया ये एप्पल है, बेटा ये एप्पल है, तो फिर वो उस हिसाब से वो समझता है, उसको ज्ञान होता है। गणित में, शिक्षण में, बिल्कुल गणित में आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं कि और उससे गिनना सिखाते हैं, इस टाइप से। अभिवृत्ति का विकास भी इसके द्वारा हो सकता है। मानसिक तथा संवेगात्मक स्थिरता का उपचार भी होता है। अनुशासन भी लाया जा सकता है। भय का निवारण हो सकता है और समाजीकरण में सहायक होता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। इवान पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबद्ध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी से के साथ जोड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन, दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे। चौथा ऑप्शन, कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का होगा आंसर फर्स्ट, क्योंकि विद्यालय की जब घंटी बजती है तो उसका कंडीशन हो जाता है कि अवकाश होने वाला है, तो बच्चे खुश हो जाते घंटी बजते ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला है वंडूरा, दूसरा पेवलोव, तीसरा है कुहलर और चौथा है पियाजे। तो यहाँ आंसर होगा, क्या आंसर होगा? पावलोव। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया, अब वह सभी सांपों से डरता है। यहाँ कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्वर्तन, तीसरा उद्दीपक सामान्यीकरण या उद्दीपक विभेदीकरण। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उद्दीपक सामान्यीकरण, क्योंकि जो अब हर सांप उसको एक ही जैसा लग रहा है, कोबरा सब एक ही जैसा लग रहा है, तो वो सामान्यीकरण कर चुका है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया या तटस्थ प्रतिक्रिया। तो इसके द्वारा वातानुकूलित
कंडीशनड रिस्पॉन्स सीखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।